भारत और चीन दो देश जो कभी एक ही फुटरेस्ट पर खड़े थे, लेकिन आज एक ने आसमान छू लिया है तो दूसरा अभी उड़ान भरने की तैयारी में है। एक तरफ है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो एक रेलवे स्टेशन 9 घंटों में खड़ा कर देता है, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जहां एक फ्लाईओवर बनाने में 9 साल लग जाते हैं। 1980 में भारत और चीन की पर कैपिटा इनकम लगभग बराबर थी, लेकिन 2024 तक चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना बड़ी हो चुकी है। लेकिन ये जंग सिर्फ जीडीपी की नहीं, ये है माइंडसेट, एजुकेशन, स्किल्स और यूथ के तैयारी की जंग। तो चलिए शुरू से जानते हैं हर गलती, हर मौका, और समझते हैं कि इंडिया क्यों और कैसे पीछे रह गया और चीन आज हमसे क्यों आगे है। देखो, अगर हम समय में पीछे जाए तो 1980 का दशक हमें एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता है। उस समय भारत और चीन आर्थिक रूप से लगभग बराबर थे। भारत की पर कैपिटा इनकम $582 थी और चीन की $307 थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत थोड़ा आगे था। भारत की जीडीपी $186 बिलियन थी और चीन की $191 बिलियन। दोनों देश हक पॉपुलेशन, पॉवर्टी और लिमिटेड रिसोर्सेज से जूझ रहे थे। लेकिन फिर एक मोड़ आया जिसने इनकी राहें हमेशा के लिए अलग कर दी। 1978 में डेंग शियाओपिंग ने चीन में बोल्ड आर्थिक सुधार किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया और मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार दी। लेकिन भारत, हम लाइसेंस राज की जंजीरों में जकड़े थे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए दर्जनों लाइसेंस चाहिए थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स का तो सवाल ही नहीं था। 1991 में आर्थिक संकट ने हमें आर्थिक सुधारों की ओर धकेला, लेकिन तब तक चीन 13 साल आगे निकल चुका था। ये 13 साल का अंतर वो खाई बन गया जो आज भी हमें पीछे खींच रही है। चलिए अब चीन की कहानी को और करीब से देखते हैं। 1978 के बाद चीन ने मैन्युफैक्चरिंग को अपना हथियार बनाया। टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, सब कुछ चीन में बनने लगा। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स में टैक्स छूट, सस्ती जमीन और बिजनेस को तेज अप्रूवल्स दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी कंपनियां दौड़ी दौड़ी चीन पहुंच गई। 1980 से 2010 तक चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 10% पर था। 1998 में उन्होंने $1 ट्रिलियन की जीडीपी का आंकड़ा पार किया, जबकि भारत ने ये आंकड़ा 2007 में छुआ, लगभग 9 साल बाद। सस्ती मजदूरी और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन ने चीन को द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। आज आपका फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि दिवाली की लाइट्स, सब पर लिखा होता है मेड इन चाइना। 2024 तक उनकी जीडीपी $18.53 ट्रिलियन हो चुकी थी और वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये थी एक रणनीति जिसने चीन को सुपर पावर बनाया। अब भारत की बारी। 1980 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था बंद थी। लाइसेंस राज ने एंटरप्रेन्योर्स को जकड़ रखा था। नया बिजनेस शुरू करना सिर्फ सपना था, क्योंकि इसके लिए दर्जनों लाइसेंस चाहिए थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसका तो नाम भी नहीं था। सरकार ने भारी उद्योगों लाइक स्टील और पावर पर ध्यान दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को नजरअंदाज किया। इसका नतीजा क्या हुआ? 1980 से 1990 तक हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 5 to 6% रह गई। 1991 में आर्थिक संकट आया और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो गया कि सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट संभव था। मतलब अगर उस वक्त हमें पेट्रोल, दवाइयाँ या अन्य जरूरी चीजें बाहर से मंगवानी होती तो हमारे पास पेमेंट करने के लिए सिर्फ 15 दिन के पैसे थे। तब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था को खोला, लाइसेंस राज को कम किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया। लेकिन ये सुधार 13 साल देर से आए। जब तक भारत ने रफ्तार पकड़ी तब तक चीन मीलों आगे निकल चुका था, और यहीं से शुरू हुई वो खाई जो आज हमें चुनौती दे रही है। देखो, अगर एक चीज ने चीन को भारत से इतना आगे रखा तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 35 इयर्स में चीन ने अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। 1.5 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे, शंघाई जैसे बिजी पोर्ट्स और एक रेलवे स्टेशन 9 घंटे में खड़ा करना, ये है चीन की स्पीड। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है जो हर बड़े शहर को जोड़ता है।
लेकिन भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ 3 to 4% जीडीपी खर्च की। हमारे यहाँ एक फ्लाईओवर बनाने में 9 साल लग जाते हैं। बिजली कटौती, खराब सड़कें और धीमा ट्रांसपोर्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीछे खींचते हैं। 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा था कि भारत को 7 to 8% जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगानी चाहिए, लेकिन ये अंतर सिर्फ पैसों का नहीं, ये सोच और एग्जीक्यूशन की स्पीड का है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात। चीन ने 1980 और 1990 के दशक में सस्ती मजदूरी का फायदा उठाया और टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉय जैसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। 2006 में उनका एक्सपोर्ट जीडीपी का 36% था। 2023 में चीन का एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा $3.5 ट्रिलियन था। उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 27% है, लेकिन भारत, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 14% है। 2023 में हमारा एक्सपोर्ट चीन से 5 गुना कम था। हमने सर्विस सेक्टर लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस इन पर फोकस किया, जो गर्व की बात है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए और बिना मैन्युफैक्चरिंग के बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। यही वो गलती थी जिसने हमें बहुत पीछे रखा। लेकिन रुकिए, ये जंग सिर्फ जीडीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, ये माइंडसेट की है। आज भी इंडिया में बहुत से युवाओं को एआई का फुल फॉर्म तक नहीं पता। सेमीकंडक्टर क्या है पूछने पर हमारे स्टूडेंट्स के जवाब आते हैं, सुना तो है लेकिन पता नहीं। ये हमारी यूथ की रियलिटी है। दूसरी तरफ चीन के बच्चे क्लास 1 से कोडिंग और रोबोटिक्स सीखते हैं। जहां हमारे स्टूडेंट्स रील्स बना रहे हैं, वहां चीन के स्टूडेंट्स एआई टूल्स डिजाइन कर रहे हैं। चीन ने अपनी यूथ को गोल सेटिंग और स्किल बिल्डिंग सिखाई, लेकिन भारत में डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। सोशल मीडिया की वायरलिटी को ग्लैमराइज किया जाता है और स्किल बिल्डिंग पीछे रह जाती है। ये अंतर शिक्षा का नहीं, सोच और प्रायोरिटीज का भी है। चलिए अब शिक्षा पर बात करते हैं। भारत की लेबर फोर्स 600 मिलियन है, लेकिन सिर्फ 10% स्किल्ड है। चीन में ये आंकड़ा 60% है। हमारे स्कूलों में कोडिंग तो छोड़ो, कंप्यूटर ऑन करना तक नहीं सिखाया जाता। कई सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है लेकिन टीचर नहीं, या टीचर है तो कंप्यूटर्स नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट के सपने बेचे जाते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं सिखाए जाते। दूसरी तरफ चीन ने कोडिंग और एआई को स्कूल सिलेबस का हिस्सा बनाया है। खान सर सही कहते हैं, हम डिजिटल इंडिया बोलते हैं, लेकिन हम सिर्फ डिजिटल यूजर्स हैं। चीन ने स्पष्ट रणनीति बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। उनकी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने तेज फैसले लिए। 1980 में टैरिफ रेट्स कम किए, जिससे वह ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने। भारत में टैरिफ आज भी ऊंचे हैं और प्रोटेक्शनिज्म ने हमें ग्लोबल ट्रेड में पीछे रखा। हमारे यहाँ लाल फीताशाही, यानी जरूरत से ज्यादा कागजी कार्यवाही, धीमी प्रक्रिया और बदलती नीतियां इन्वेस्टर्स को डराती है। चलिए अब गरीबी की बात। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन ने इतिहास का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम चलाया। 1990 में उनकी 41% आबादी गरीबी में थी। आज ये 1% से कम है। 850 मिलियन लोग, यानी यूरोप की पूरी आबादी से ज्यादा लोगों को चीन ने गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन भारत, हम 75 साल बाद भी गरीबी हटाओ के नारे पर अटके हैं। 20 करोड़ लोग आज भी बेसिक जरूरतों से वंचित है। स्लम्स, बेरोजगारी और कुपोषण हमारी हकीकत है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए लाखों नौकरियां दी, जबकि भारत में जॉब क्रिएशन धीमा है। 2023 में हमारी बेरोजगारी दर 4.1% थी, जो पिछले 12 साल में सबसे कम था। लेकिन ये काफी नहीं है। गरीबी जड़ से हटाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्स पर फोकस करना होगा। अब एक बड़ा ट्विस्ट। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया। भारत की औसत आयु 27 साल है, जबकि चीन की 38 साल। उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी ने वर्किंग एज आबादी को कम कर दिया। 2027 तक उनकी आबादी 8 मिलियन कम हो जाएगी, जबकि हमारी 70 मिलियन बढ़ेगी। लेकिन बिना स्किल्स के ये ताकत बेकार है। हमारी 600 मिलियन लेबर फोर्स में सिर्फ 10% स्किल्ड है। हमारी यूथ कंफ्यूज्ड है। 5 लाख रुपए मिले तो क्या बिजनेस शुरू करोगे, इसका जवाब उन्हें नहीं पता है। चीन ने अपनी आबादी को स्किल्ड बनाया और ग्लोबल मार्केट में भेजा। अगर हम अपनी यूथ को भी कोडिंग, एआई और सेमीकंडक्टर सिखाए तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चलिए अब ग्लोबल इमेज की बात। भारत का पासपोर्ट सिर्फ
62 देशों में वीजा फ्री है या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस देता है, जबकि चीन का 85 देशों में। सिंगापुर का पासपोर्ट 195 प्लस देशों में वैलिड है। हमारी पासपोर्ट रैंकिंग अवैध प्रवास, कमजोर कूटनीति और कुछ जगह भारतीयों की रूल ब्रेकर इमेज की वजह से गिरी है। ये सिर्फ ट्रैवल का मुद्दा नहीं, ये हमारी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी का सवाल है। पोल्यूशन में भी हम पीछे हैं। बीजिंग जो कभी स्मॉग कैपिटल था, आज मॉडरेट AQI रेंज में है, लेकिन दिल्ली का AQI आज भी खतरनाक स्तर पर है। आज की तारीख में भारत और चीन की GDP में भारी अंतर है। 2024 में चीन की GDP 18.53 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि भारत की 3.93 ट्रिलियन डॉलर, यानी उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है। उनकी पर कैपिटा इनकम $25,000 है, जबकि हमारी $10,000। लेकिन हमारे लिए अब एक अच्छी खबर है, भारत की ग्रोथ रेट अब चीन से ज्यादा है। 2023 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी और उनकी 3%। 2015 से हमने कई बार उनकी ग्रोथ रेट को पीछे छोड़ा, लेकिन ये अंतर काफी नहीं है। अगर चीन 1.5% से भी बढ़े और हम 7% से, तो भी बराबरी करने के लिए दशकों लगेंगे। हमें 8 to 10% की ग्रोथ रेट चाहिए, और वो भी लगातार। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें, रेलवे और बिजली की अविश्वसनीयता। दूसरा, स्किल गैप, हमारी 600 मिलियन लेबर फोर्स में सिर्फ 10% स्किल्ड है। तीसरी, मैन्युफैक्चरिंग, हमारा सेक्टर GDP का 14% है, इसे 25% करना होगा। चौथी, लाल फीताशाही, जटिल नेम और ऊंचे टैरिफ्स इन्वेस्टर्स को रोकते हैं। पांचवी, महंगाई, खाद्य महंगाई 8% से ऊपर है। और आखिरी, रोजगार, बेरोजगारी दर 4.1% है, लेकिन जॉब क्रिएशन बहुत ही धीमा है। इन चुनौतियों को पार करना होगा, तभी हम चीन को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन रुकिए, चीन भी अजय नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है। 2020 से 22 में उनकी ग्रोथ रेट दशकों में सबसे कम सिर्फ 3% थी। उनकी वर्किंग एज आबादी घट रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर में संकट लाइक कंट्री गार्डन डिफॉल्ट ने उनकी अर्थव्यवस्था को हिलाया। उनका सरकारी कर्ज GDP का 88.6% है, जो हमारी 82.5% से ज्यादा है। उनकी जीरो कोविड नीति और वेस्टर्न कंट्री से तनाव ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रभावित किया है। कई कंपनियां अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही है, यानी भारत में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन चीन अभी भी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में हमसे बहुत आगे है। हमें उनकी गलतियों से सीखना होगा। तो सवाल ये है, क्या भारत चीन को पछाड़ सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन स्मार्ट मेहनत चाहिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर हम 9% की ग्रोथ रेट हासिल करें और चीन 3.5% पर रहे, तो 2028 तक हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं। 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। हमारी युवा आबादी, बढ़ता मिडिल क्लास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आधार और UPI दुनिया में बेमिसाल है। बोइंग, एप्पल और माइक्रॉन जैसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है, लेकिन हमें टैरिफ कम करने होंगे, स्किल्स बढ़ाने होंगे और मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देनी होगी। अगर ये हुआ तो 2044 तक हमारी पर कैपिटा इनकम चीन के बराबर हो सकती है।